सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है और जितने भी बच्चे 2025 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो ठीक है, जितने भी बच्चे 2025 में अपना सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का अपना पेपर देंगे और 2025 में आपका फरवरी में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, है ना। तो जितने भी प्रश्न, देखो जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो मैं सभी के सभी प्रश्न में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यानी कि देखो पेपर में 101% यही वाले प्रश्न आएंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो में। मैं आप लोगों को जितने भी प्रश्न बताऊंगा, ठीक है, वो सभी के सभी प्रश्न आपको अपने पेपर में मिलेंगे, ठीक है, जितना मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जितने भी बच्चों का टारगेट है यहाँ पर देखो 70 में 65 प्लस नंबर लाने का, तो वो बच्चे इस वीडियो का अवश्य देखें, है ना। देखो आज के इस वीडियो में हम देखो बात करने वाले हैं पूरी किताब के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में और फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। यानी कि इस तरीके से, यानी कि पूरी किताब, ठीक है, पूरी किताब के सभी, पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आ चुके हैं यहाँ। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक अलग से नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बना करके इन सभी के सभी प्रश्नों को नोट्स में लिखते चलिए, है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 हमसे कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। देखो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ए ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन दिया बिस्मार्क, सी ऑप्शन दिया काबोर, डी ऑप्शन दिया मैजनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है मैजनी, तो इसका मैजनी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। ए ऑप्शन दिए फ्रांस, बी ऑप्शन दिए भारत, सी ऑप्शन दिए जर्मनी और डी ऑप्शन दिए इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नोट करते चलो सभी के सभी प्रश्नों को, है ना। आप देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। ए ऑप्शन दिया 1814 में हुई, बी ऑप्शन दिया 1815 में हुई, सी ऑप्शन दिया 1816 में हुई और डी ऑप्शन दिया 1817 में हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका पूरा सही हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि जो करो या जो मरो का नारा है, करो या मरो का नारा किसका था। देखो करो या मरो का नारा किसका था। ए ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया भगत सिंह और डी ऑप्शन दिया चंद्रशेखर आजाद, है ना। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं वो प्रश्न बताऊंगा जो सीधा आपके पेपर में टच करेंगे, है ना। यानी कि यही प्रश्न आपको पेपर में सीधा मिलेंगे, डायरेक्ट आपको यही वाले प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका पूरा सही हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी इसके पूरे राइट आंसर हो जाएंगे। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विश्व व्यापार, देखो प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, कब की गई। जो विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। तो ए ऑप्शन दिया 1995, बी ऑप्शन दिया 1997, सी ऑप्शन दिया 1999 और डी ऑप्शन दिया 2000। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो की गई 1995, यानी कि इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि मार्टिन लूथर, देखो मार्टिन लूथर कौन था। अब देखो मार्टिन लूथर कौन था। ए ऑप्शन दिया वैज्ञानिक, बी ऑप्शन दिया धर्म सुधारक और सी ऑप्शन दिया लेखक और डी ऑप्शन दिया है राष्ट्रवादी नेता। चलो प्रश्न नंबर जो 6 है ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ कि मार्टिन लूथर कौन था। चलो सभी के सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे। तो इसी के साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन दिया लाल रंग होता है, बी ऑप्शन दिया काला रंग होता है और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया पीला रंग होता है, डी ऑप्शन दिया भूरा रंग होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे जो आपका जो लेटेराइट मिट्टी जो होती है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। देखो फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। चलो देखो
ए ऑप्शन दिया है जम्मू और कश्मीर, बी ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन दिया है राजस्थान और डी ऑप्शन दिया है झारखंड। तो हमसे पूछा गया है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन नोट करेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। चलो देखो, फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन दिया काली मिट्टी, बी ऑप्शन दिया पीली मिट्टी और सी ऑप्शन दिया लैटेराइट मिट्टी, डी ऑप्शन दिया सीमेंट। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है कि अब देखो सभी प्रश्नों को नोट करते चलो, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सीमेंट जो है ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। फिर देखो बात करेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ पर जो मेरा 10 है, प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखो हमसे क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया मृदा संरक्षण, बी ऑप्शन दिया जल संरक्षण, सी ऑप्शन दिया वन संरक्षण और डी ऑप्शन दिया वायु संरक्षण। तो चिपको आंदोलन जो है ये मेरा वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पूरा सही हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि छत वर्षा, जो हमारी छत वर्षा जो है, छत वर्षा जल संग्रहण की जो टांका विधि, छत वर्षा जल संग्रहण की जो टांका विधि है देश के किस राज्य से संबंधित है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि छत वर्षा जल संग्रहण की टांका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है। तो देखो ए ऑप्शन दिया मेघालय, बी ऑप्शन दिया कर्नाटक, सी ऑप्शन दिया तमिलनाडु और डी ऑप्शन दिया राजस्थान। तो हमारा इसका डी ऑप्शन जो है राजस्थान पूरा सही हो जाएगा कि छत वर्षा जल संग्रहण की टांका विधि राजस्थान से संबंधित है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि इनमें से कौन सी एक रबी की फसल हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया चावल, बी ऑप्शन दिया चना, सी ऑप्शन दिया मोटे अनाज और डी ऑप्शन दिया कपास। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो हमारा जो चावल जो ऑप्शन दिया है ये हमारा चावल जो है ये एक हमारा रबी की फसल हो जाएगी। चलो फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करेंगे कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखो लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन दिया है नवीकरण योग्य संसाधन है, बी ऑप्शन दिया जैव, सी ऑप्शन दिया प्रवाह और डी ऑप्शन दिया अनवीकरण योग्य। जो हमारा लौह अयस्क जो है ये किस प्रकार का संसाधन है ये हमसे पूछा गया है। चलो बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। जो इसका आंसर नंबर जो डी दिया है तो इसका हमारा आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि अनवीकरण योग्य संसाधन है। जो हमारा लौह अयस्क जो है ये अनवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि जो हमारा झरिया है, झरिया जो है प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन दिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन दिए तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन दिए कोयला के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन दिए बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है, जो झरिया जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झरिया हमारा कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 15 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन दिया 1950, बी ऑप्शन दिया 1953, सी ऑप्शन दिया 1960 और डी ऑप्शन दिया 1998। तो भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो 1993 में किया गया था। तो हमारे यहाँ पर 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। देखो ए ऑप्शन दिया 27, बी ऑप्शन दिया 28, सी ऑप्शन दिया 29 और डी ऑप्शन दिया 30। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत में कुल 29 संघीय राज्य हो जाएंगे। चलो फिर देखो और आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पर देखो बात करते हैं कि कौन सा संघीय सूची का विषय है। देखो प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि कौन सा संघीय सूची का विषय हो जाएगा। इनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो संघीय सूची का विषय हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया रक्षा, बी ऑप्शन दिया कृषि, सी ऑप्शन दिया व्यापार और डी ऑप्शन दिया शिक्षा। तो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा रक्षा। जो है ये संघीय सूची का विषय होता है। तो अब देखो ये प्रश्न जब आपके पेपर में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर रक्षा करके चले आना है ना। तो प्रश्न नंबर 17 का रक्षा ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे अब हम।
कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर कौन सा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया पारदर्शी शासन, बी ऑप्शन दिया वैध शासन, सी ऑप्शन दिया उत्तरदायी शासन, डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है ना। तो अब देखो ए ऑप्शन दिया पारदर्शी शासन, बी ऑप्शन दिया वैध शासन और सी ऑप्शन दिया उत्तरदायी शासन, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी है ना, इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना। डी ऑप्शन मतलब इनमें से सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 29, मतलब कि प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया आय, बी ऑप्शन दिया औसत आय, सी ऑप्शन दिया राष्ट्रीय विकास और डी ऑप्शन दिया उच्च विकास। तो हमसे पूछा गया कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। तो औसत आय मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, है ना। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में की गई, है ना। तो चलो जब तक के लिए यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न बताए और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, है ना, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न एक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्णनात्मक प्रश्न एक, जो कि पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आएगा ये वाला, और लिख कर रख लो, यही वाला प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख करो। अब देखो इस प्रश्न को देखेंगे कि 1929 की जो आर्थिक महामंदी है, 1929 की आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं दो का उल्लेख करो। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि आर्थिक मंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। जो आर्थिक मंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। अब देखो अगर हम बात करें 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई, है ना। तो अगर 1928 से 1934 के बीच के बारे में बात करें तो उसमें 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, जो गेहूं की जो कीमत है वो 50% गिर गई। एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। ठीक है, एक और जहां कृषि उत्पादों की कीमत जो तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं पर सरकार ने क्या किया कि लगान में जो छूट जो होती है उसको देने से मना कर दिया। चलो फिर देखो आगे लिखेंगे कि 1931 में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, है ना, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इतना आप लिख देना, ठीक, इतना जाकर के पेपर में लिख देना बस। फिर देखो और आगे बात करते हैं कि कृषि की 3 समस्या लिखो। प्रश्न नंबर 2, लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि कृषि की 3 समस्याएं लिखो। अब देखो कृषि की 3 समस्याएं, देखो कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। पहली देखो समस्या है बढ़ती जनसंख्या। तो धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि के लिए बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है ना। तो पहली समस्या क्या लिखेंगे, पहली समस्या लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या, और बढ़ती जनसंख्या में लिखना स्टार्ट करेंगे कि धीरे धीरे बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि के लिए बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। फिर देखो और आगे लिखेंगे कि भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि के लिए खेतों का आकार छोटा होना एक बड़ी समस्या हो गई है ना। तो हमारा देखो अब देखो नंबर 1 हेडिंग डाल करके इतना लिख देना। अब देखो दूसरी समस्या, देखो क्या है, दूसरी समस्या लिखेंगे। दूसरी समस्या यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग, कि रासायनिक उर्वरक के अधिक उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लगातार कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि जो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता जो है लगातार कम होती जा रही है ना। फिर देखो बात करेंगे कि रासायनिक उर्वरक कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या है।
अब बात करेंगे यहाँ से जो मेरा तीसरा कारण, देखो तीसरा, ठीक है, तीसरा देखो कि सिंचाई में कमी, सिंचाई में कमी। चलो इसको लिखना स्टार्ट करेंगे कि भारत के कई क्षेत्रों में आज भी सिंचाई की कमी है। आज के समय में खेतों में सिंचाई वही किसान कर पाते हैं जिनके पास पूंजी है। पूंजी का मतलब होता है जिनके पास रुपया पैसा होता है, जिनके पास रुपया पैसा होता है आजकल वही सिंचाई कर पाते हैं। देखो फिर आगे लिखेंगे कि इस प्रकार अधिकांश किसान मानसून पर भी निर्भर रहते हैं और समय पर वर्षा न होने पर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। चलो इतना देखो लिख लेंगे। और फिर अब देखो यहाँ से स्टार्ट, देखो ये आप लोगों का, मैंने आप लोगों को बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलो आप लोग नोट कर लो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो कौन सा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो मेरा पहला देखो प्रश्न है कि संघवाद क्या है ना। प्रश्न नंबर 1 है संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, है ना। तो संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। पेपर में वर्णनात्मक प्रश्न 2 है, पेपर में पूरा 6 नंबर का आएगा, देखो है ना। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे संघवाद, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संघवाद, संघवाद में लिखना स्टार्ट करेंगे कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं, पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, ठीक है। इतना नोट कर लो कि संघवाद की परिभाषा नोट कर लो कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद होते हैं। तो संघवाद में सरकार के भीतर कम से कम 2 स्तर कौन से मौजूद होते हैं, तो पहला स्तर है केंद्रीय स्तर और दूसरा स्तर है राज्य स्तर, ठीक है। तो 2 स्तर जो होते हैं ये हमारे संघवाद में मौजूद होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। तो को बात करेंगे, हमसे फिर पूछा गया कि संघवाद की इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बताओ, इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बतानी है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं विशेषताएं। संघवाद की विशेषताएं यहाँ पर डालेंगे और संघवाद की विशेषता कौन कौन सी होती हैं तो इसको भी लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो संघवाद की विशेषताएं, सबसे पहले आप लिखेंगे पहली विशेषता है दोहरी नागरिकता, ठीक है। संघवाद की पहली विशेषता क्या है, दोहरी नागरिकता होना। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे दोहरी नागरिकता में लिखेंगे कि संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। जितने भी संघात्मक शासन वाले, ठीक है, संघात्मक शासन वाले जितने भी देश हैं उन सभी के सभी देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन जो हमारा भारत जो है, हमारे भारत में एक हरी नागरिकता होती है। चलो इतना याद कर लो, दोहरी नागरिकता होना, ठीक है। पहली विशेषता है क्या है, दोहरी नागरिकता होना। अब देखो दूसरी विशेषता डालेंगे, जो मेरी दूसरी विशेषता यहाँ से डालेंगे कि सरकार का एक या अधिक स्तर का होना। ये तुम्हारी दूसरी व्यवस्था, दूसरी, ये हमारी दूसरी विशेषता हो जाएगी कि सरकार का एक या अधिक स्तर का होना। देखो इसमें लिखेंगे कि संघात्मक शासन वाले देशों में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। संघात्मक शासन वाले देशों में एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। चलिए देखो इतना नोट करेंगे। और फिर मेरी जो तीसरी व्यवस्था है, देखो तीसरी जो मेरी विशेषता है, तीसरी विशेषता नोट करेंगे कि सरकार का अधिकार क्षेत्र विस्तृत होना। तो संघात्मक शासन वाले देशों में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जितने भी, अगर हम बात करें, जितने भी संघात्मक शासन वाले जितने भी देश होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने मतलब कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें जो होती है वो एक ही नागरिक, जितने भी एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, है ना। पर अगर हम कानून बनाने के बारे में बात करें, पर कानून बनाने, कर वसूलने का काम कौन करता है, सरकार का ही एक काम होता है। देखो आज मैंने आप लोगों को बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। आप लोग इतने प्रश्न तैयार करो जब तक के लिए मैं, और फिर आप लोग अगली नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। उस वीडियो में मैं फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए आप लोग इतने ही प्रश्न तैयार कर लो।